तो ये कह रहे थे कि जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है वो एक्टिवेट करते हैं एंडोथेलियल वॉल को। ठीक है, एंडोथेलियल वॉल पे फिर सरफेस मॉलिक्यूल्स यानी सरफेस एडहेशन मॉलिक्यूल आई कैम और वी कैम, ठीक है, जो आपको सर्कल में दिख रहा है दिस इज अ वी कैम, और ये जो आपको इस तरीके से दिख रहा है इसको आई कैम है। तो ये सरफेस मॉलिक्यूल एक्सप्रेस होना शुरू होता है। तो जब ये एक्सप्रेस होते हैं तो जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं इनके सरफेस रिसेप्टर इससे बाइंड करते हैं। इनके सरफेस रिसेप्टर क्या हो सकते हैं? फॉर आई कैम इट इज ए LFA1, ठीक है, LFA1 यानी कि लिम्फोसाइटिक फैक्टर एडहेशन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो LFA1 वो आके इस आई कैम से बाइंड करेगा, उसी तरीके से VLA वो वी कैम से बाइंड करता है। ठीक है, तो ये सरफेस मॉलिक्यूल किस पे शो करते हैं? ये सरफेस मॉलिक्यूल शो करते हैं या सरफेस रिसेप्टर कह सकते हैं, ये सरफेस रिसेप्टर होते हैं एसोसिएटेड विद फैगोसाइटिक सेल्स यानी कि न्यूट्रोफिल्स या फिर मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल्स विद द हेल्प ऑफ दी सरफेस रिसेप्टर ये रोल करते हैं। देन जो वास्कुलर परमिबिलिटी है ये भी इंक्रीज हो जाती है जब इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर से क्या होता है कि ये जो वास्कुलर परमिबिलिटी है ये इंक्रीज होती है, यानी कि यहाँ पर जो टाइट जंक्शन है इनके बीच में जो टिश्यू है और जो एंडोथेलियल वॉल है इसके बीच में टाइट जंक्शन होता है। ये टाइट जंक्शन ओपन हो जाता है, ठीक है, और ये टाइट जंक्शन ओपन होता है विद द हेल्प ऑफ दीज इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। ठीक है, और उसके थ्रू जो न्यूट्रोफिल्स है या फैगोसाइटिक सेल्स ये फिर यहाँ से परमिएट कर जाती है। ठीक है, दिस परमिएशन यानी कि फ्लैटनिंग एंड देन मूवमेंट या माइग्रेशन इज नोन एज डायपिडेसिस, या इसको कहते हैं आप एक्सट्रावेसेशन। ठीक है, तो क्या हो रहा है? सबसे पहले ये कैप्चर हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि इससे अटैच हो रहे हैं, देन रोल कर रहे हैं, इस तरीके से रोल करते हुए जाते हैं, देन फ्लैट हो जाते हैं। ठीक है, फ्लैट होने के बाद देन ये एक्स्ट्रा वेसेशन से जहां पर टिश्यू रप्चर होता है वहां पर मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट पीछे फिर से आते हैं। तो पीछे हम ये बता रहे थे कि कोई भी माइक्रोब्स जब एंटर करता है तो वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है, मास सेल्स को एक्टिवेट करता है और मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है, जिससे मैक्रोफेजेस अपने मॉलिक्यूल्स यानी कि IL-1 TNF अल्फा नाइट्रिक एसिड, उसी तरीके से मास सेल्स हिस्टामाइन TNF अल्फा नाइट्रिक एसिड साइटोकाइंस यानी IL-1, इसके अलावा टिश्यू डैमेज बिकॉज ऑफ एक्सोटॉक्सिन दे रिलीज प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोट्राइन्स। तो दे आर द इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, ये जितने भी हैं दे आर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। तो कभी कभी पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या है, कौन है? तो उसमें ऑप्शन में दिया रहता है हिस्टामाइन या फिर नाइट्रिक एसिड दिया होगा, तो आपको हिस्टामाइन और नाइट्रिक एसिड को चूज करना है। तो नाइट्रिक एसिड एंड हिस्टामाइन या TNF अल्फा दे या फिर ल्यूकोट्राइन्स दे आर एक्ट एज ए इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। तो ये एक्टिवेट करते हैं, क्या एक्टिवेट करते हैं? एक तो एंडोथेलियल वॉल के एडहेशन मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन। दूसरा एक्टिवेशन क्या है? ये वासोडाइलेशन कराते हैं, ये डायलेट कराते हैं वेसल्स को। तीसरा क्या करते हैं? ये टाइट जंक्शन को ओपन कराते हैं, ठीक है, जिससे कि जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं वो परमिएट कर जाए। तो और ज्यादा से ज्यादा
जब ये वॉसोडाइलेशन होगा तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन हो। अच्छा, तो अब देखिए हो क्या क्या रहा होगा। ये माइक्रोब आया, क्लासिकल और अल्टरनेट पाथवे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट किया, मास सेल डीग्रेनुलेशन हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोट्राइन्स रिलीज हुए, हिस्टामाइन नाइट्रिक एसिड रिलीज हुए, मैक्रोफेजेस ने नाइट्रिक एसिड रिलीज किया, जो ये थे क्या कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन, जिसके कारण क्या हुआ, एंडोथेलियल सरफेस वो उस पे एक्सप्रेशन उसका बढ़ गया, एडहेशन मॉलिक्यूल का, एंडोथेलियल वॉल डायलेट हो गई, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ गया। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा तो जिससे क्या हुआ, वो जो पर्टिकुलर एरिया है इट बिकम रेड। ठीक है, तो यानी कि रेडनेस हुई। ठीक है, रेडनेस के बाद जो ज्यादा से ज्यादा सेल्स यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा तो सेल्स का नंबर इंक्रीज हुआ, ज्यादा से ज्यादा फैगोसाइटिक सेल्स आना शुरू हुई, ये फैगोसाइटिक सेल्स यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हुई। ठीक है, यानी कि मैक्रोफेजेस इंक्रीज हुए इनके नंबर, न्यूट्रोफिल्स इनके नंबर इंक्रीज हुए, फिर इन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपने इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज किए, यानी कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हुई, जिसके कारण क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई, रेडनेस हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई, नंबर ऑफ टिश्यूज बढ़े, यानी कि इडिमा हुआ, इडिमा यानी कि टिश्यूज के नंबर बढ़े यानी स्वेलिंग हुई। इसके अलावा जब केमिकल रिएक्शंस ज्यादा हुई तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो दीज 4 फैक्टर्स आर द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। समझ रहे हैं आप, रेडनेस, हीट यानी कि पेन, स्वेलिंग एंड टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है, तो ये जो 4 सिम्टम्स हैं दे आर नोन एज इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। की अगर कहीं पर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है तो इट इज ड्यू टू द रेडनेस, हीट यानी पेन, स्वेलिंग और टेम्परेचर इंक्रीज। तो ये सारे क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ वासोडाइलेशन, because of movement of the cells, phagocytic cells, because of the inflammatory factors, because of infection। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन क्लियर हो गया होगा कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में क्या क्या चीजें हो रही है, या ये क्लियर है? इसके आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब देखिए फाइनली इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हुआ, रिस्पॉन्स के कारण रेडनेस, हीट, पेन, टेम्परेचर इंक्रीज, स्वेलिंग, ये सारी चीजें हुई। तो वहां पर टिश्यू डैमेज हुआ, मेन रीजन इन सब चीजों का था कि टिश्यू डैमेज हुआ। अब उसको रिपेयर भी किया जाएगा और इन्फ्लेमेशन को खत्म किया जाएगा। खत्म करने का मतलब ये है कि अब क्योंकि ऑलरेडी सारा प्रोसेस हो गया है, ठीक है, यानी कि जो इन्फेक्शन था उसको उसको हटाने के लिए इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो चुका है। अब जो माइक्रोब था वो तो डेड हो गया, तो डेड हो गया है तो अब क्या करना होगा कि ये जो बाकी इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स थे इनको इनहिबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको इनहिबिट करने के लिए कुछ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन इनहिबिटर रिलीज होते हैं आफ्टर सम टाइम। जब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो जाता है तो फिर क्या होते हैं, इनहिबिटर रिलीज होते हैं। ये इनहिबिटर क्या करते हैं, इन साइटोकाइंस को, ठीक है, इनहिबिट करते हैं, या जो
इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस है, इनको इनहिबिट करते हैं। कैसे इनहिबिट करते हैं? रिलीज क्या क्या होते हैं? रिलीज होते हैं पर्टिकुलरली IL-4, जैसे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर की तरह या फैक्टर की तरह कौन काम कर रहा था? IL-1। अब साइटोकाइन जो रिलीज होगा, जो कि इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस को इनहिबिट करेगा, यानी कि डाउन रेगुलेट करेगा, उनके प्रोडक्शन को कम करवाएगा, वो है IL-4। तो IL-4 रिलीज कहां से होता है? टी हेल्पर सेल 2। अभी हम बताएंगे, जब टी हेल्पर सेल्स की बात करेंगे या टी सेल्स की बात करेंगे तो उसमें बताएंगे कि टी सेल्स दो टाइप की होती है, टी हेल्पर सेल्स और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, जिसमें टी हेल्पर सेल्स भी दो टाइप की होती है, एक टी हेल्पर सेल 1 और एक टी हेल्पर सेल 2। तो टी हेल्पर सेल 2 जो है वो IL-4 रिलीज करता है, जिसके कारण जो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस है, जैसे IL-1 है और अदर साइटोकाइंस है, वो क्या होते हैं? उनका डाउन रेगुलेशन होता है, मतलब कि उनका प्रोडक्शन कम करवाया जाता है। इसके अलावा जो टी हेल्पर सेल 1 है और TGF बीटा है, सॉरी, जो TGF बीटा है, क्योंकि प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस वो TH1 ही रिलीज कर रहा था, बात करते TGF बीटा की, वो भी रिलीज होता है, जो कि वो भी इन्फ्लामेटरी इनहिबिटर है। इसके अलावा प्रोटीन सी है। प्रोटीन सी क्या करता है? वो एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है, वो भी इनहिबिट करता है साइटोकाइंस को, जैसे कि TNF अल्फा को। इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अच्छा, कोई बताएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलते कहां से हैं? अच्छा, ये बताइए कि ये क्या है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स? सर ये ग्लूकोकॉर्टिक हार्मोन है सर, एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं। हाँ, तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, ठीक है, ये भी एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स की तरह काम करते हैं। तो ये भी इनहिबिट करते हैं इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स के प्रोडक्शन को, ठीक है। तो कई सारे सेल्स हैं जो कि अपने साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह काम करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह काम करते हैं। इसको बताने का पर्पस ये है कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कौन इंफ्लेमेटरी की तरह काम करते हैं, कौन से साइटोकाइंस, कौन एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह काम करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए प्रोटीन सी या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या IL-4 या TGF बीटा, दे ऑल आर एंटी इंफ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो कि इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं। और इन्फ्लेमेशन को कॉज कौन कौन कर रहा है? हिस्टामाइन है, नाइट्रिक एसिड है, IL-1 है, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस पता होने चाहिए। ओके, क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसके अलावा जो डैमेज हुआ है, ठीक है, उस डैमेज को रिपेयर भी करना है। जो टिश्यू डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करना है। तो उसको रिपेयर करने के लिए माइक्रोफेज वो प्रोड्यूस करते हैं एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। तो ये ग्रोथ फैक्टर रिलीज करते हैं मैक्रोफेजेस और रिपेयर करते हैं जो भी टिश्यू डैमेज हुआ होगा। तो फाइनली टर्मिनेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन कंप्लीट हो जाता है आफ्टर द रिपेयर प्रोसेस। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन, यानी इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स होता कैसे है, इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स के बाद फिर रिपेयर या टर्मिनेशन उसका कैसे होता है। तो हमने इनेट इम्यूनिटी कंप्लीट कर ली। इनेट इम्यूनिटी में आपको समझने वाली चीजें क्या थी, इंपॉर्टेंट क्या चीजें थी? एक तो कि वो काम कैसे करती है, यानी कि नॉन स्पेसिफिकली करती है। सेल्स कौन कौन सी होती है, यानी कि फैगोसाइटिक सेल्स,
यानी कि न्यूक्लियर सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, natural killer cells, dendritic cells. So these cells are associated with innate immunity. इसके अलावा कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिससे innate immunity काम करती है? These are phagocytic cells, phagocytosis and inflammation. Okay. Now the adaptive immunity. तो हमने ये बताया था लास्ट लेक्चर में कि एडॉप्टिव इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रही होती, बट हम अपने कन्वीनियंस के लिए इनको डिफरेंट अलग अलग पढ़ते हैं। तो अब हम एडॉप्टिव इम्यूनिटी को पढ़ते कैसे हैं? तो एडॉप्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये है कि ये स्पेसिफिक, ठीक है, और ये अडॉप्ट हो रही है, मतलब जैसे जैसे पैथोजन का एक्सपोजर होता जाएगा वैसे वैसे मेमोरी डेवलप होती जाएगी और वैसे वैसे इम्यूनिटी आपकी एडॉप्टिव वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी है, दे हैव 4 फंक्शनल यूनिट। फर्स्ट इज रिकॉग्निशन। सबसे पहले ये पैथोजन को रिकॉग्नाइज करती है, और रिकॉग्नाइज जनरली स्पेसिफिक होता है, मतलब स्पेसिफिक पैथोजन को स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज किया जाता है, और रिकॉग्नाइज करने के बाद उसके अगेंस्ट मेमोरी डेवलप हो जाती है, ठीक है। यानी रिकॉग्नाइज करने का तरीका क्या है, अगर हम डिटेल में समझें, अभी हम समझेंगे उसको, फिलहाल हम आपको बता दें कि रिकॉग्नाइज करने का तरीका क्या है। रिकॉग्नाइज करने का तरीका ये है कि जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी है, इसके पास 2 टाइप की सेल्स होती है, बी सेल्स और टी सेल्स। ओके, जो बी सेल्स है ये नेव एंटीजन से बाइंड करती है, ये क्लियर है। नेव एंटीजन यानी कि अनप्रोसेस्ड एंटीजन। तो कोई भी एंटीजन आया तो बी सेल्स के पास बी सेल रिसेप्टर होता है। बी सेल रिसेप्टर जनरली है क्या? बी सेल रिसेप्टर इज अ एंटीबॉडी, यानी कि IgM या फिर IgD। देखिए, जब हम एंटीबॉडी पढ़ेंगे तो उसमें ये पढ़ेंगे कि कुछ सॉल्युबल एंटीबॉडी होती है और कुछ सरफेस एंटीबॉडी होती है। तो सरफेस एंटीबॉडी 2 होती है, IgM और IgD। अगर आपके पास कहीं पर पेन वेन हो तो आप लिखते रहिएगा इसको, ठीक है। वैसे बाद में आप डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी आप जो भी चीजें समझाई जा रही है उनको अगर लिखते रहेंगे तो इजी रहेगा बाद में। तो IgM and IgD are surface antibody and they are act as B cell receptor. तो B cell receptor जनरली अनप्रोसेस्ड एंटीजन से, यानी कि जो एंटीजन आया जैसे ही इंटर किया उससे बाइंड करती है, और बाइंड करने के बाद फिर क्या होता है, क्लास स्विचिंग होती है। और क्लास स्विचिंग से क्या होता है कि 2 तरीके की सेल डेवलप होती है, यानी कि बी सेल एम्प्लीफिकेशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, और डिफरेंशिएशन से प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल डेवलप होती है। जो प्लाज्मा सेल है वो एंटीबॉडी रिलीज करती है थ्रू क्लास स्विचिंग से, ठीक है, और जो मेमोरी सेल्स है वो फिर मेमोरी डेवलप करती है। तो हो क्या रहा है कि एडॉप्टिव इम्यूनिटी रिकॉग्नाइज थ्रू बी सेल रिसेप्टर, जो कि स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक एंटीजन के लिए, एंड हैज मेमोरी, और मेमोरी डेवलप हो रहा है। अब रिकॉग्नाइज हुई तो उसके बाद एम्प्लीफिकेशन हुआ। मैंने बताया कि जब वो बाइंड करते हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है कि सिग्नलिंग होती है, यानी कि सेकंड मैसेंजर सिस्टम काम करता है। फिर क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है, सेल डिवीजन होता है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम कैस्केड होता है, यानी सिग्नलिंग होती है, ठीक है, यानी कि क्लास स्विचिंग होती है। और ये काम रेगुलेटेड और कंट्रोल मैनर में होते हैं, यानी कि इनका रेगुलेशन और कंट्रोल रहता है। और फिर इफेक्टर मैकेनिज्म होती है, यानी कि बाय विच फॉरेन स्ट्रक्चर आर एक्चुअली एलिमिनेटेड, यानी कि किस स्ट्रक्चर को उनको एलिमिनेट करना है उसके अकॉर्डिंग वो एंटीबॉडी डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन विच आर बाइंड,
उसके बेसिस पे एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलपमेंट कराया जाता है कि कौन सा एंटीजन आया है, उसके बेसिस पे एंटीबॉडी डेवलप की जाती है। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हुई। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है यानी एडॉप्टिव इम्यूनिटी है, कैसे ये एक्वायर होती है, यानी उनका एक्विजिशन कैसे होता है। ठीक है, तो दो प्रोसेस से वो एक्विजिशन यानी एक्वायर इम्यूनिटी डेवलप होती है। एक तो नेचुरल प्रोसेस से और एक आर्टिफिशियल प्रोसेस। नेचुरली भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है और आर्टिफिशियली भी डेवलप की जा सकती है। नेचुरली कैसे? नेचुरली दो प्रोसेस है, या तो पैसिवली एक्टिवेट की जाए या फिर एक्टिवली एक्टिवेट हो। तो पैसिवली थ्रू प्लेसेंटल एंटीबॉडी ट्रांसफर, यानी कि मदर से बेबी को जो एंटीबॉडी मिलती है वो पैसिव टाइप की एक्वायर्ड नेचुरल इम्यूनिटी कहलाती है। और वो कौन सी एंटीबॉडी होती है? दिस इज द IgG। तो IgG जो है वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करती है, बाकी कोई एंटीबॉडी वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। तो पैसिवली प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके जो मदर से बेबी को मिल रही है वो कहलाती है पैसिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली जो है वो बेबी को मिल रही है, बट वो पैसिवली मिल रही है, मतलब वो खुद डेवलप नहीं कर रहा है, वो दी जा रही है। दी कैसे जा रही है? मदर से उसको मिल रही है। फिर खुद डेवलप करना यानी कि एक्टिव प्रोसेस। तो एक्टिव प्रोसेस कैसे होता है? बाय द एक्सपोजर ऑफ द पैथोजन। कि कोई भी पैथोजन का एक्सपोजर करा दिया जाए उसको। मान लीजिए कि अगर कोई डिजीज फैली हुई है किसी एरिया में और वो उस डिजीज से रिकवर हो जाए, तो उस तब जो एंटीबॉडी डेवलप होती है उसको कहते हैं एक्टिव एंटीबॉडी। या फॉर एग्जांपल जैसे इस समय केस चल रहा है कोरोना, तो जो भी इस समय रिकवर हो रहे होंगे पेशेंट फ्रॉम द कोरोना, उनके अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप हो रही है, यानी कि उसके अंदर वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। तो नेक्स्ट टाइम जब पैथोजन वापस से एंट्री करेगा तो वो ज्यादा रैपिडली काम करेगी। ठीक है, क्योंकि उसको अब पता चल गया है कि जो पैथोजन है ये कैसा है। ओके, तो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, जिसमें कि एक्सपोजर ऑफ पैथोजन से क्या होता है, वो एंटीबॉडी या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है। सेकेंड प्रोसेस इज आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली एंटीबॉडी हमने दे दी जाए। ठीक है, तो आर्टिफिशियली कैसे दी जा सकती है? या तो पैसिवली दी जाए या फिर एक्टिवली दी जाए। पैसिवली का मतलब कि हमने एंटीबॉडी प्रिपेयर की और प्रिपेयर करने के बाद जो भी IgG है, IgM है, IgA है, उसको डायरेक्टली जो है वो इंजेक्ट कर दिया बॉडी में। ठीक है, तो इसको कहते हैं पैसिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये एंटीबॉडी प्रिपेयर कैसे करते हैं? एंटीबॉडी प्रिपेयर ऐसे करते हैं जैसे हमने इस समय सुन रहे होंगे प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, तो प्लाज्मा थेरेपी का मतलब ये है कि उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, जो कि पेशेंट है था पहले, ठीक है, और रिकवर हो गया उस डिजीज से, तो उसके अंदर वो एंटीबॉडी डेवलप हो गई। हमने उसका तो वो एंटीबॉडी वाला प्लाज्मा लिया और उसको डायरेक्टली इंजेक्ट करा दिया उन पेशेंट पे जो कि पॉजिटिव थे। ठीक है, तो उनकी रिकवरी उससे हो सकती है। तो ये केस पैसिव इम्यूनिटी का है कि हमने पैसिवली, यानी कि वो बॉडी नहीं सिंथेसाइज कर रही, ठीक है, वो आर्टिफिशियली हमने उसको इंजेक्ट करा दी। तो हमने पूरा का पूरा जो है एंटीबॉडी किसी भी पेशेंट में इंजेक्ट करा दी, उसको कहेंगे पैसिवली आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इसके अलावा
वैक्सीनेशन के थ्रू, अगर हम एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो वैक्सीनेशन के थ्रू जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको कहते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अच्छा, एक्टिव और पैसिव का केस यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। एक्टिव का मतलब कि जब आपका इम्यून सिस्टम वो चीज बनाए तो उसको कहेंगे एक्टिव, और पैसिव का मतलब कि जब आपको वो बना बनाया मिल जाए। ठीक है, तो वैक्सीनेशन की प्रोसेस में आपको एंटीजन दिया जाता है, ना कि एंटीबॉडी, जबकि पैसिव के केस में आपको एंटीबॉडी दी जा रही है। ठीक है, तो एंटीजन दिया जा रहा है यहाँ पर, वो भी इनएक्टिवेटेड या फिर केमिकली ट्रीटेड या फिर हीट किल्ड, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वो रिकॉग्नाइज कर रहा है एज ए पैथोजन की तरह उसको, और फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप कर रहा है। तो वैक्सीनेशन के थ्रू जो इम्यूनिटी डेवलप की जाती है उसको कहते हैं आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ये भी कभी कभी पूछा गया है कि वैक्सीनेशन के थ्रू कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होती है। ओके, ये क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। सर हाँ बताइए। सर ये बताइए, जैसे कोरोना इफेक्टेड है तो अगर वो ठीक हो जाता है तो फिर से चांसेस हो सकता है वो इफेक्टेड हो जाए, हाँ एंटीबॉडी फिर से। हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेन्स बहुत सारे हैं और म्यूटेट बहुत कर रहा है। क्योंकि कल ही अगर आपने न्यूज पढ़ा होगा या न्यूज देख रहे होंगे आप, तो कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि ये नेचुरल वायरस है। ये सभी कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल या लैब मेड वायरस है, जिसके कारण ये म्यूटेट कर रहा है और ये हर एक कंडीशन में अपने आप को चेंज कर दे रहा है, और चेंज करने के कारण इसकी कहीं पर मोर्टेलिटी ज्यादा है और कहीं पर मोर्टेलिटी कम है। ठीक है, तो सर अगर जैसे कि वो पेशेंट सही हो चुका है, इन फ्यूचर अगर प्रेग्नेंट लेडी वो अगर बेबी बॉर्न करती है तो क्या उसके में भी वो एंटीबॉडी आ जाएगा जो कि वो हार्मफुल नहीं होगा? हाँ, एंटीबॉडी आने के चांसेस हैं। ठीक है, और वो हार्मफुल नहीं है। एंटीबॉडी हार्मफुल थोड़ी ना है। हार्मफुल तो तब होगी जब उसके में वो कोई भी एंटीबॉडी का केस, उसके में कोई खुद की कोई सेल्फ जो है उसके अगेंस्ट कोई इन्फेक्शन शुरू कर दे। जैसे मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल एक केस जिसको कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, जब हम हाइपर सेंसिटिव पढ़ेंगे तो इसको बताएंगे आपको। उसमें क्या केस होता है कि फीमेल जो होती है वो निगेटिव होती है RH फैक्टर। ठीक है, और जो मेल यानी कि फादर जो होता है वो RH पॉजिटिव होता है। तो क्या होता है कि फर्स्ट टाइम में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है मदर के अंदर। ठीक है, और वो मदर से फीटस में चली जाती है, यानी कि प्लस के अगेंस्ट वो माइनस में एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, यानी anti-RH वो फैक्टर डेवलप हो जाते हैं और वो बेबी में चले जाते हैं। तो फर्स्ट केस में तो सिर्फ वो इम्यूनाइज हुए, यानी कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप हुई। लेकिन जब सेकेंड बेबी जो है वो कंसीव करती है मदर, तो वो एंटीबॉडी ऑलरेडी है, और वापस से जब ब्लड जो है वो मदर का बेबी में पहुंचता है, तो अब वो, क्योंकि बेबी जो है वो RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, मदर के पास RH पॉजिटिव का वो anti-RH है, तो वो बेबी में पहुंचता है, और बेबी के पास RH पॉजिटिव है, तो जिसके कारण anti-RH और पॉजिटिव वो क्या होते हैं, क्लम्पिंग शुरू होती है, मतलब कि उनमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शुरू हो जाती है, जिसके कारण क्या होती है, हीमोलाइसिस हो जाती है, और वो जो बेबी है वो फिर मिसकैरेज हो जाता है, मतलब वो डेड हो जाता है। तो वो केस हो सकता है कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज हो जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी की डेवलप हो गई हो। लेकिन चक्कर ये है कि कोरोना तो इन्फेक्शन है। ठीक है, तो इन्फेक्शन तो हमें खत्म करना है, तो अगर एंटीबॉडी डेवलप हुई तो खत्म ही होगा, उससे हमें नुकसान नहीं है। हमारी सेल अगर दिक्कत कर रही है तब दिक्कत है। फॉरेन सेल्स अगर खत्म हो रही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तब तो
हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है ना, हमारा हम तो ठीक हो रहे हैं। तो अगर बेबी के केस में क्या होता है, जनरली वायरस अगर है तो वो बहुत सारी चीजें कॉज कर सकता है। जनरली जो फीमेल होती है जब वो कंसीव करती है उससे पहले कई सारे टेस्ट उनको करवाए जाते हैं, खासकर वायरोलॉजी वाले टेस्ट, क्योंकि फीमेल में बहुत सारे वायरस इनएक्टिव स्टेज में होते हैं, जैसे मीजल्स, मम्स, हर्पीज, ठीक है। ये सारे वायरस जनरली होते हैं लेकिन वो इनएक्टिव स्टेज में होते हैं। लेकिन हमें तब पता चलता है जब वो उसका टेस्ट होता है। तो टेस्ट होने के बाद अगर वो निकलता है, ठीक है, पॉजिटिव निकलता है, तो उसका ट्रीटमेंट शुरू कराया जाता है। और अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया तो समटाइम्स क्या होता है, मिसकैरेज स्टार्टिंग में ही हो जाता है, ठीक है। मतलब बेबी, क्योंकि बेबी के पास तो उस समय कोई इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई, आप में वो वायरस था तो, लेकिन वो इनएक्टिव या इनर्ट स्टेज में था, इसलिए क्योंकि आपके अंदर जो इम्यूनिटी थी वो उससे लड़ रही थी, ठीक है। तो ये केसेस इसीलिए बताया जा रहा है, स्टार्टिंग में ही जब ये शुरू हुआ था तभी बताया गया था कि इस टाइम कोई भी बेबी कंसीव ना करे, क्योंकि अगर उसको इन्फेक्शन हुआ मदर को तो बेबी जो है वो कंसीव नहीं कर पाएगी, मतलब मिस कैरेज के चांसेस ज्यादा होंगे। ओके, यस सर, थैंक यू सर। अब कैसे एडाप्टिव इम्यूनिटी वो एक्टिवेट होती है, ठीक है। तो वो जनरली कोई भी पैथोजन या फॉरेन सब्सटेंस, वो क्या होता है जब आता है, बाइंड करता है। बाइंड किससे करता है, बी सेल रिसेप्टर से। तो बाइंड करने पे सबसे पहले प्रोलिफरेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, एंटीबॉडी और साइटोकाइन प्रोडक्शन होता है, और मेमोरी डेवलप होती है। ये चीजें मैंने चारों अभी आपको डिटेल में बता दी थी कि कैसे होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन सी सेल्स है एडाप्टिव इम्यूनिटी में, तो देयर इज जनरली दो टाइप की सेल्स होती हैं जो कि एडाप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। वो है बी सेल्स एंड टी सेल्स, ठीक है। मैक्रोफेजेस को भी इसमें इसलिए रखा गया है क्योंकि मैक्रोफेजेस ही बी सेल्स को एक्टिवेट करती है या फिर टी सेल्स को एक्टिवेट करती है। कैसे एक्टिवेट करती है, बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द पेप्टाइड्स, ठीक है। मतलब कि ये क्या करती है कि ये फाइगोसाइटिक सेल्स की तरह काम करती है, ठीक है, ये सबको पता है। और ये फिर उसके बाद साइटोकाइन्स रिलीज करती है। तो साइटोकाइन्स जैसे कि IL-2 है या IL-4 है, वो क्या करते हैं, वो टी हेल्पर सेल्स को अलार्म सिग्नल भेजते हैं। जो टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट होती है तो फिर वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाती है, या फिर ये MHC क्लास 1 या क्लास 2 के थ्रू ये टी सेल्स को एक्टिवेट करती है, यानी कि टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को एक्टिवेट कर सकती है बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ पेप्टाइड्स। तो इसीलिए मैक्रोफेजेस को वो एडाप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट माना जाता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर बात करें कि एडाप्टिव इम्यूनिटी की सेल्स कौन कौन सी है, तो दे आर बी सेल्स एंड टी सेल्स, क्योंकि मैक्रोफेजेस का रिस्पॉन्स नॉन स्पेसिफिक होता है, और नॉन स्पेसिफिक एडाप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम का पार्ट नहीं है। बट क्योंकि मैक्रोफेजेस जो है वो एक्टिवेट करती है बी सेल्स और टी सेल्स को, इसलिए हम इसको इसमें यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ओके, अब मैक्रोफेजेस को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे टी सेल्स, ठीक है। मैक्रोफेजेस आपने इनेट इम्यूनिटी में पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, तो हम बी सेल्स और टी सेल्स को यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं टी सेल्स की। तो टी सेल्स जो है, ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर डिफरेंशिएशन प्रोटीन ऑन द सरफेस, दे आर टू टाइप। अब ये सेलुलर डिफरेंशिएशन क्या है, सेलुलर डिफरेंशिएशन यानी कि CD, प्रोटीन आर प्रेजेंट ऑन मैनी सेल्स ऑफ द बॉडी। हर एक सेल्स के पास कुछ CD प्रोटीन्स होती हैं,
जो कि एज ए मार्कर की तरह काम करती है, या फिर ये आप कह सकते हो कि दे आर हेल्प इन एसोसिएशन विद पैथोजन, ठीक है, या ये पैथोजन से एसोसिएशन में हेल्प करती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि रिकॉग्निशन में हेल्प करती है, या फिर हम किसी सेल्स को रिकॉग्नाइज जनरली इन सीडी प्रोटीन्स के थ्रू करते हैं। तो सीडी प्रोटीन्स जनरली ऑन द बेसिस ऑफ सीडी प्रोटीन्स they are two type, यानी T cells are two type. If they have CD4, they known as T helper cells, or if they have CD8, they are known as cytotoxic T cells. तो अगर ये मान लीजिए कि ये कोई T cells है, इसके पास CD4 है, इसके पास अगर CD4 है तो इसको कहेंगे T हेल्पर सेल्स। देखिए ये भी याद करने वाली चीज है, T हेल्पर सेल्स के पास CD4 होगा और T साइटोटॉक्सिक सेल्स के पास CD8 होगा, ठीक है, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब T सेल्स के पास CD के अलावा भी और बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसके पास सिर्फ CD4 या CD8 ही है, इसके अलावा भी अदर रिसेप्टर होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? इसके पास CD3 होता है, T सेल्स के पास CD3, और इसके अलावा इसके पास T सेल रिसेप्टर होते हैं। तो T सेल रिसेप्टर है ये दो टाइप के होते हैं। T सेल रिसेप्टर जनरली अल्फा बीटा टी सेल रिसेप्टर होते हैं या फिर अल्फा डेल्टा टी सेल रिसेप्टर होते हैं। तो टी सेल रिसेप्टर है वो कुछ इस तरीके से होते हैं, स्ट्रक्चर उनका, दिस इज अ टी सेल रिसेप्टर और ये है टी सेल, ठीक है। जो सीडी है वो यहाँ पर इस तरीके से सीडी होती है, ठीक है। अब हम सीडी जो 3 है, CD3 इज ए मार्कर। कोई भी टी सेल है अगर उसको रिकॉग्नाइज करना है या डिफरेंशिएट करना है अदर सेल से, यानी बी सेल से डिफरेंशिएट करना है, तो हम मार्कर ढूंढते हैं। वो मार्कर है CD3। CD3 मार्कर जो है इट इज प्रेजेंट ऑन ओनली टी सेल्स। उसी तरीके से CD79 जो होता है इट इज प्रेजेंट ऑन बी सेल्स, ठीक है। तो CD3 इज प्रेजेंट ऑन टी सेल्स और इट इज ए मार्कर बाय विच टी सेल रिकॉग्नाइज, ये रिकॉग्नाइज की जाती है CD3 के द्वारा। टी सेल रिसेप्टर अब क्या काम करते हैं? तो टी सेल रिसेप्टर काम करते हैं पेप्टाइड रिकॉग्निशन में। जो MHC होते हैं उनके पास जो पेप्टाइड होता है उसको रिकॉग्नाइज करने के